नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैलेक्सी क्लासेज एवं डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनू शर्मा भारत के इतिहास की लाइव क्लास लेके जुड़ रहा हूं आपके साथ। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। जैसे कि पिछला वीडियो जो था वो भी मौर्य वंश से संबंधित था और उस वीडियो में अपन ने मौर्य वंश के दो शासकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा शासक था बिंदुसार। इस वीडियो में आज अपन पढ़ेंगे मौर्य वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक के बारे में, जिनका नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के सबसे पहले अपन शासनकाल की बात करते हैं तो सम्राट अशोक जो है ये शासक बने थे 269 ईसा पूर्व में और यहां से लेकर 232 ईसा पूर्व तक ये शासक रहते हैं। दूसरी बात, सम्राट अशोक से पहले शासक थे बिंदुसार, इनके पिता, और बिंदुसार की मृत्यु हुई थी 273 ईसा पूर्व में। तो बिंदुसार और अशोक के शासक बनने के बीच 4 वर्ष का अंतराल भी था। यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि बिंदुसार का जो सबसे बड़ा बेटा था उस बेटे का नाम था सुसीम। बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा कौन था? सुसीम था और 4 वर्षों तक सुसीम शासक भी रहा था। बाद में ये कहते हैं कि अशोक जो है इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद ये शासक बना था। तो अशोक का शासनकाल इसलिए 269 से शुरू हुआ और 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहता है। आगे की बात करें अपन, अशोक जो है इसके कई सारे नाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि अशोक का एक नाम सुनते हैं अपन अशोक वर्धन, दूसरा नाम मिलता है इसका देव नाम प्रियदर्शी और एक इसका व्यक्तिगत नाम अशोक भी मिलता है। तीनों नाम अलग अलग स्थानों से मिले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले नाम के बारे में, जिसका नाम है अशोक वर्धन। याद रहे दोस्तों, अशोक का नाम अशोक वर्धन जो है ये मिलता है पुराणों में। तो पुराणों में अशोक का नाम मिलता है अशोक वर्धन, जबकि अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी जो है ये मिलता है आपका अशोक के अभिलेखों में। इसके जो अभिलेख हैं उसमें इसने अपना नाम लिखवाया है देव नाम प्रियदर्शी। इसका व्यक्तिगत नाम अशोक केवल अशोक के 4 अभिलेखों में मिलता है और वो 4 अभिलेख हैं आपके। पहला है उदय गोलन अभिलेख, दूसरा है निष्ठुर अभिलेख, तीसरा है गुर्जरा अभिलेख और चौथा है आपका मास्की अभिलेख। ये 4 वो अभिलेख है। रिपीट करें वापस, पहला है उदय गोलन, दूसरा निष्ठुर, तीसरा गुर्जरा और चौथा है मास्की। ये 4 वो अभिलेख हैं जिनमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। आगे अपन देखें अशोक के शासन की विशेषता। पहली बात तो ये कि अशोक जो है ये शासक बनने से पहले राज्यपाल था, गवर्नर था और वो था अवंती प्रदेश का। जब बिंदुसार का शासनकाल था तो बिंदुसार ने अशोक को अवंती का राज्यपाल बनाया था, लेकिन बाद में ये मगध का या भारत का सम्राट बन गया अपने भाइयों की हत्या करने के बाद। अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता है अशोक द्वारा लिखाए गए अभिलेख। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अशोक जो है ये भारत का वो पहला शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक भारत का वो पहला शासक था जिसने सबसे पहले भारत में अभिलेखों का या शिलालेखों का प्रचलन किया था। सबसे पहले भारत में अभिलेखों का प्रचलन जो है वो अशोक ने किया था। अच्छा, बात यह करें अपन कि अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा कहां से मिली थी, तो यहां पर देखना, ईरान का एक शासक, पिछले वीडियो में उल्लेख किया था इसका, ईरान का एक शासक है जिसका नाम है डेरियस प्रथम, जिसने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था। डेरियस ने भारत का कुछ भूभाग जीत लिया था और अपने द्वारा जीते गए क्षेत्र में डेरियस ने अपने शिलालेख जो है वो लिखवाए थे। तो अशोक को शिलालेख या अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा जो है वो इसी शासक से मिली थी, डेरियस प्रथम से, या इसका अनुसरण किया था अशोक ने। अशोक ने शिलालेखों के ऊपर कौन सी बातें लिखवाई, तो सीधी सी बात है कि अशोक जो है इसने अपने शिलालेखों पर अपने राज्यादेश लिखवाए थे। अपने राज्य के नियम कानून कायदे जो हैं वो इसने अपने शिलालेखों पर लिखवाए थे।
अशोक के कुल 14 शिलालेख मिलते हैं, जबकि 7 मिलते हैं इसके स्तंभलेख। कुल 14 शिलालेख मिलते हैं, 7 मिलते हैं स्तंभलेख। सबसे पहले शिलालेखों की बात करें, अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए थे वो शिलालेख इसने प्राकृत भाषा में लिखवाए थे। याद रहे, अशोक के शिलालेखों की भाषा थी प्राकृत। जबकि लिपि की बात करें तो अशोक के शिलालेखों की लिपि वैसे ब्राह्मी थी, मुख्य लिपि ब्राह्मी है, लेकिन सारे शिलालेख देखें पूरे भारत में तो वो अलग अलग लिपियों में मिले हैं। अशोक के शिलालेख मुख्यतः 4 लिपियों में मिले हैं। पहली लिपि है ब्राह्मी, दूसरी है खरोष्टी, दूसरी लिपि है आपकी खरोष्टी, तीसरी ग्रीक है या इसे यूनानी भी कहते हैं, ग्रीक को ही क्या कहते हैं, यूनानी, और चौथी लिपि का नाम है अरमाइक। ये 4 लिपियां जो हैं वो अशोक के शिलालेख में देखने को मिलती है। आगे अपन चर्चा करें कि भाई सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को खोजा किसने था, किसने की थी सबसे पहले अशोक के शिलालेखों की खोज। तो यहां पर देखें आप, सबसे पहले अशोक के शिलालेखों की खोज जो है वो 1750 में टी फैंथलर के द्वारा की गई थी। सबसे पहले खोज 1750 में टी फैंथलर ने की थी, जबकि सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था 1837 में, और सबसे पहले पढ़ने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि खोज की थी 1750 में टी फैंथलर के द्वारा। कुछ विशेष शिलालेखों की बात करें, अशोक का जो 7वां, 14 शिलालेख है कुल, अशोक का जो 7वां शिलालेख है ये इसका सबसे बड़ा शिलालेख है। सबसे बड़ा 7वां है, तो सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा जो शिलालेख है वो है अशोक का रोमनदेई शिलालेख। रोमनदेई शिलालेख अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है। यह शिलालेख मिला है नेपाल से। नेपाल से प्राप्त रोमनदेई शिलालेख अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है। और इस शिलालेख की एक विशेषता है। विशेषता क्या है? रोमनदेई शिलालेख वह शिलालेख है जिससे अशोक के शासनकाल के समय इसकी कर व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो कर व्यवस्था का उल्लेख रोमनदेई शिलालेख से मिलता है। अगली बात, अशोक का एक शिलालेख है कौशांबी शिलालेख, जो प्रयाग इलाहाबाद से मिला है, जिसका नाम वर्तमान में प्रयागराज है। तो कौशांबी शिलालेख की एक विशेषता है, अशोक का जो कौशांबी शिलालेख है इसका उपनाम, इसे रानी का शिलालेख कहते हैं। और क्यों कहते हैं? अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उन शिलालेखों में केवल कौशांबी शिलालेख ही ऐसा है जिसमें अशोक की एक रानी का उल्लेख मिलता है। और वो रानी कौन सी है जिसका उल्लेख मिला है? तो उस रानी का नाम तो है कोरुवाकी, नाम है कोरुवाकी। अशोक की रानी कोरुवाकी, और अशोक का एक पुत्र है जिसका नाम है तीवर, पुत्र का नाम है तीवर, रानी का नाम है कोरुवाकी। और इन दोनों के नामों का उल्लेख मिला है अशोक के कौशांबी शिलालेख से। तो एकमात्र शिलालेख जिससे अशोक की रानी का उल्लेख मिलता है वो अशोक का कौशांबी शिलालेख है। इसलिए कौशांबी शिलालेख को रानी का शिलालेख भी कहते हैं। अगली बात, आगे अपन अशोक के शासन के से संबंधित कुछ बातें देखें तो सबसे पहले देखो, ये कहते हैं कि अशोक जब शासक बना तो शासक बनने के 8वें साल इसने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था। शासक बनने के 8वें वर्ष अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग पर। अच्छा, कलिंग जो है ये वर्तमान में उड़ीसा वाला क्षेत्र है। उड़ीसा, उसी का प्राचीन नाम था कलिंग। कलिंग की जो राजधानी थी वो है तोसली। कलिंग की राजधानी का नाम है तोसली। और जब यह आक्रमण हुआ था उस समय कलिंग का जो राजा था उस शासक का नाम था नंद राय खारवेल।
नंदराय खारवेल यहां का शासक था, राजधानी तोसली थी। आक्रमण किया था शासक बनने के 8वें वर्ष। अब शासक बना था 269 में, तो 8 वर्ष कम करेंगे अपन, 261 ईसा पूर्व में इसने यह आक्रमण किया था। अब ये कहते हैं कि जब अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध किया तो इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। 1 लाख लोगों की मृत्यु, 1.5 लाख लोग घायल हुए। और जब युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध स्थल का, युद्ध भूमि का निरीक्षण किया, लाखों लाशें इसने देखी, लाशों के पास बिलखते हुए परिजन देखे, तब अशोक का मन द्रवित हो गया कि भाई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मैंने एक बड़ा महाविनाश कर दिया और इस महाविनाश का पूरा जिम्मेदार मैं खुद हूं। इसलिए कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया इसने कलिंग युद्ध के बाद। अशोक बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित तो वैसे शासक बनने के 4थे साल ही हो गया था। जब ये शासक बना उसके 4थे वर्ष ही बौद्ध धर्म के प्रति इसका आकर्षण बढ़ गया था, क्योंकि ये एक बौद्ध भिक्षु से मिला था और उस बौद्ध भिक्षु का नाम था निग्रोथ। निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु से मिलने के बाद अशोक बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुआ था, जबकि कलिंग युद्ध के बाद इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई अशोक जो है इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था किस बौद्ध भिक्षु से? तो जिस बौद्ध भिक्षु से ग्रहण किया था उसका नाम उपगुप्त है, जबकि जिस बौद्ध गुरु से को मिलने के बाद ये बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुआ था उसका नाम था निग्रोथ। अच्छा, कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो यहां पर क्वेश्चन यह भी बनता है कि इससे पहले अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो याद रहे कि अशोक प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में ये शैव धर्म, शिव का उपासक था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। इसने इस युद्ध के बाद, बौद्ध धर्म धारण करने के बाद अशोक ने युद्ध का मार्ग ही त्याग दिया, युद्ध का मार्ग छोड़ दिया इसने। और कौन सा मार्ग अपनाया इसने? धर्म का मार्ग अपनाया और युद्ध का मार्ग इसने त्याग दिया था। अगली बात, बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक का पूरा जीवन जो है वो बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए ही व्यतीत होता है। पूरा जीवन बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए कार्य किया इसने। जैसे कि कौन कौन से काम किए इसने? एक तो इसने, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र और पुत्री को इसने भेज दिया श्रीलंका। बौद्ध धर्म का प्रचार करना था और प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र जिसका नाम था महेंद्र और पुत्री जिसका नाम था संघमित्रा, इन दोनों को भेजा इसने श्रीलंका प्रचार के लिए। इस समय श्रीलंका का जो शासक था उसका नाम था तिश, श्रीलंका का राजा था तिश। याद रहे, महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका के राजा तिश को भी बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया। आज वर्तमान में श्रीलंका का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है और उसका पूरा श्रेय जाता है सम्राट अशोक को, क्योंकि इसी ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। अगली बात, अशोक ने अपने शासन काल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया था। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी 251 ईसा पूर्व में। याद रहे, कुल बौद्ध संगीतियां कितनी हुई है? फटाफट कमेंट करें। कुल बौद्ध संगीतियां तो 4 हुई है और उसमें से जो तीसरी बौद्ध संगीति है वो अशोक के समय हुई थी। इस बौद्ध संगीति में अध्यक्ष था मोगली पुत्र तिस्क। मोगली पुत्र तिस्क जो था वो इस बौद्ध संगीति में अध्यक्ष था और ये 251 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका स्थान था पाटलिपुत्र में इसने ये बौद्ध संगीति आयोजित करवाई थी।
अच्छा, अशोक के बारे में कहते हैं कि अशोक जो था यह आजीवक संप्रदाय का भी पोषक था, क्योंकि इसके पिता जो थे बिंदुसार वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक आजीवक साधु था जिसने ये भविष्यवाणी की थी, निग्रोथ नामक एक साधु था जिसने ये भविष्यवाणी की थी कि भाई अशोक ही आगे बिंदुसार के बाद में शासक बना था। ऐसा हुआ था, इसलिए अशोक आजीवक संप्रदाय का भी पोषक था। और अशोक के द्वारा आजीवकों के रहने के लिए, आजीवक जो सन्यासी थे उनके रहने के लिए अशोक ने इन साधुओं को 4 गुफाएं दी थी दान में। अशोक ने आजीवकों को 4 गुफा दान में दी थी। ये 4 गुफा कौन कौन सी है, इनके नाम पूछे जाते हैं। तो पहली का नाम तो है कर्ण, दूसरी का नाम है सुदामा, तीसरी का नाम है चौपार और 5वीं का नाम है विश्वय झोपड़ी। ये 4 गुफाएं अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए दान में दी थी। 4 गुफाएं कौन कौन सी, तो पहली कर्ण है, दूसरी सुदामा है, तीसरी चौपार है और चौथी जो है वो आपकी विश्वय झोपड़ी है। यह भी याद रहे कि अशोक की मृत्यु के बाद में इसका जो उत्तराधिकारी बना था ना, वो इसका पौत्र बना था, इसका पोता बना था और उसका नाम था दशरथ मौर्य। यह अशोक का उत्तराधिकारी था। इसकी मृत्यु के बाद में यह शासक बना था दशरथ मौर्य। और दशरथ मौर्य के द्वारा भी आजीवकों को रहने के लिए गुफा दी गई थी दान में। उस गुफा का नाम है नागार्जुन गुफा। तो नागार्जुन गुफा दशरथ मौर्य ने दी थी। अशोक ने 4 गुफाएं दी थी, कर्ण, सुदामा, चौपार और विश्वय झोपड़ी। एक चीज और, ये कहते हैं कि भी अशोक जो है इसके द्वारा 2 नए नगरों की स्थापना की गई थी। फटाफट कमेंट करके बताएं, देखें कि अशोक द्वारा बसाए गए 2 नगर कौन कौन से थे और उनका उल्लेख कहां पर मिलता है। सबसे पहले आप बताएंगे मुझे नगर के नाम। पहला नगर बिल्कुल कौन सा है, श्रीनगर। दूसरा कौन सा है, ललित पाटन। श्रीनगर तो इसने बसाया था जम्मू कश्मीर में और ललित पाटन नगर बसाया था इसने नेपाल में। ये 2 नए नगर जो हैं वो अशोक के द्वारा बसाए गए थे, श्रीनगर और ललित पाटन। इस बात का उल्लेख जिस पुस्तक में मिलता है तो उस पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी की रचना की थी कल्हण ने। तो कल्हण द्वारा लिखित राज तरंगिणी के अनुसार अशोक के द्वारा श्रीनगर और ललित पाटन नगर की स्थापना की जाती है। ये 2 नए नगर जो हैं वो अशोक ने बसाए थे। नेक्स्ट बात देखिए अपन, अशोक की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी बना था दशरथ मौर्य। और अशोक की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मौर्य वंश जो है वो पतन की ओर चलता गया। कारण क्या था कि बौद्ध धर्म का प्रभाव था शासकों पर। शासक जो थे उन्होंने युद्ध का मार्ग अपनाया नहीं और युद्ध नहीं करने के कारण वंश ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बृहदत्त। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था और इस बृहदत्त की हत्या 184 ईसा पूर्व में इसी के एक सेनापति ने कर दी। जिस सेनापति ने बृहदत्त की हत्या की थी उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो याद रहे, जब मगध में मौर्य वंश का पतन हुआ था तो मौर्य वंश के पतन के बाद मगध में जो नया राजवंश स्थापित हुआ था वो शुंग वंश था, जिसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त, जिसकी हत्या की गई थी किसके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो ये था दोस्तों मौर्य वंश के आगे के जो शासक, उनके बारे में वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।